है ना। जो भी अपन ने आज तक पढ़ा है उसका शॉर्ट वर्जन निकलेगा, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स। तो ये जो है अपना शॉर्ट लेक्चर होगा, इसके अंदर शॉर्ट में अपन पूरा केमिकल काइनेटिक्स को कवर करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत होती है केमिकल काइनेटिक्स है क्या। एक्चुअली कोई रिएक्शन है ना, ए से क्या बन रहा है, कोई बी बन रहा है, मतलब रिएक्टेंट से क्या बन रहा हो, प्रोडक्ट। तो ये क्या है, रिएक्शन है। ये रिएक्शन की कुछ ना कुछ क्या होगी, रेट होगी। तो ये जिस रिएक्शन रेट है उसकी एक तो इसके अंदर स्टडी की जाती है, और साथ में इस रेट को कौन इफेक्ट करता है, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इसको क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, उन सब की स्टडी, है ना। इन सब की स्टडी केमिस्ट्री की जिस ब्रांच के अंदर होती है उस ब्रांच को बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो फर्स्ट अपना टॉपिक ये हो गया, है ना। अब अपन बढ़ते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड, अब बात आती है व्हाट इज द रेट, है ना, या रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए अपन ने सिंपल फॉर्मूला दिया था कि मान लो ए से क्या बन रहा हो, बी। तो जो रेट होती है वो अपन ए के रेस्पेक्ट में भी लिख सकते हैं और बी के रेस्पेक्ट में भी। पर यहाँ पर अगर अपन कंसंट्रेशन की बात करें तो यहाँ सिंपली रेट जो है इक्वल्स टू हो जाती है चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, ठीक है। तो अगर मैं इसकी यूनिट निकालना चाहूँ तो मुझे पता है कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, और टाइम की क्या होती है, सेकंड इनवर्स। तो ये मेरे रेट की क्या हो गई, यूनिट हो गई। अब अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूँ तो ये अपनी रेट हो गई। रेट के बाद थर्ड पॉइंट है रेट एक्सप्रेशन। रेट का एक्सप्रेशन किस टाइप से होता है, ठीक है। रेट का एक्सप्रेशन कैसे अपन दे सकते हैं। तो देखो मान लो कोई रिएक्शन है N1A प्लस N2B और N3 मोल ऑफ C प्रोडक्ट बनता है। तो आपको क्या करना है, रेट जो है इक्वल्स टू -1 अपॉन N1 डी ए की कंसंट्रेशन अपॉन डी टी चेंज इन टाइम इक्वल्स टू -1 अपॉन N2 डी बी की कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम इक्वल्स टू प्लस, प्रोडक्ट के लिए अपन हमेशा क्या लगाते हैं, प्लस। तो N3 डी सी अपॉन डी टी। इस तरह से करेंगे। N1, N2 और N3 क्या है, यहाँ पर जो स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट है वो यहाँ पर आएंगे। माइनस यहाँ पर है डिसअपियर के लिए, है ना, और प्लस यहाँ पर है अपीयर के लिए। मतलब कोई चीज दिख रही है तो अपन पॉजिटिव लगाएंगे, कोई चीज गायब हो रही है तो यहाँ पर आप देख रहे हो रिएक्टेंट जो होता है वो गायब होता है और प्रोडक्ट होता है वो बनता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अपनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपना रेट लॉ। रेट लॉ क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या है, रेट लॉ। तो रेट लॉ में क्या होता है कि जैसे A प्लस बी से क्या बनता है, C। तो मेरे लिए रेट लॉ क्या हो जाएगा, रेट इक्वल्स टू K A की पावर X और B की पावर Y, ठीक है। ये X और Y क्या है, दैट इज द कंसंट्रेशन पावर विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली। मीन्स ये X एंड Y जो है वो एक्सपेरिमेंटल है, और इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, N। और ये जो होता है ये होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।
x प्लस वाई का सम क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एक चीज तो आपको समझ में आ गई होगी कि ये जो डाटा होता है ये प्रैक्टिकल डाटा होता है। कैसा डाटा होता है, प्रैक्टिकल डाटा होता है। दूसरा, ये डाटा जो है वो प्लस हो सकता है, ये डाटा माइनस हो सकता है, जीरो हो सकता है, और जो है वो a अपॉन बी की फॉर्म में भी हो सकता है। तो ये अपना क्या हो गया, रेट लॉ। रेट लॉ जो होता है वो हमेशा प्रैक्टिकल डाटा पर बेस्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें, नेक्स्ट है फोर्थ, थर्ड तक हो गया। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 4, मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है। मॉलिक्यूलरिटी, व्हाट इज मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये थ्योरेटिकल है। कैसी है, थ्योरेटिकल है ना, मतलब किसी भी रिएक्शन को आप देख के बता सकते हो कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या है। जैसे कि 2a प्लस 3b और ये कितना बनता है 5b, मान लो कि कितना बना 5b, एज्यूम। तो यहाँ पर जो ये रिएक्टेंट, नंबर ऑफ रिएक्टेंट होता है, ये कहलाती है इसकी मॉलिक्यूलरिटी। तो यहाँ पर कितनी आई 5। तो मॉलिक्यूलरिटी होती है, तो एक चीज क्लियर हो गई थ्योरेटिकल। और ये मॉलिक्यूलरिटी हमेशा आया तो पॉजिटिव ही होगी, कभी भी नेगेटिव या जीरो नहीं होगी। मीन्स मॉलिक्यूल तो रिएक्ट करेंगे, वन और मोर देन वन मॉलिक्यूल ही रिएक्ट करेंगे। तो मैं हो सकता है वन भी रिएक्ट करे, वन टूट जाए, तो कम से कम वन तो हो गए, उससे ज्यादा टू हो सकता। टॉपिक नंबर 5, इंटीग्रेटेड, सॉरी, टॉपिक नंबर 5 में इंटीग्रेटेड रेट लॉ। इसके लिए हम सबसे पहले तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए अपन देखते हैं। ठीक है, किसके लिए देखते हैं, जीरो ऑर्डर के लिए, सॉरी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर की जो रिएक्शन होती है उसमें तीन चीजें अपन को पढ़नी है यहाँ पर। फर्स्ट तो है एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट एग्जाम्पल है एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शन। जो भी एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शन होती है, सेकंड, decomposition of ammonia, decomposition of ammonia in the presence of platinum। तो यहाँ पर मैंने अगर यहाँ लिया अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, तो प्लेटिनम एज ए कैसे रिएक्ट करेगा, एज ए कैटलिस्ट रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन प्लस 3H2। ठीक है, उसके बाद अपन देखेंगे कि इसके K की वैल्यू कितनी होती है। तो K नॉट की वैल्यू यहाँ पर जो होती है वो आती है R0 माइनस R अपॉन T, ये K की वैल्यू आती है। तीसरा अपने को पॉइंट याद रखना है T हाफ। T हाफ कितना होता है, तो इसके लिए T हाफ जो होता है इक्वल्स टू होता है R0 अपॉन 2K, ये होता है। ठीक है, ये है जीरो ऑर्डर के लिए। अब अगर अपन यही चीज किसके लिए अगर करना चाहें, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तीनों चीजें देखनी पड़ेगी। फर्स्ट में अपन को पता है क्या देखेंगे अपन, एग्जाम्पल। सेकंड में अपन क्या देखेंगे, के की वैल्यू। और थर्ड में अपन क्या देखेंगे, टी हाफ की वैल्यू। तो सबसे पहला एग्जाम्पल, सबसे फेमस एग्जाम्पल है रेडियो एक्टिव कोई भी रिएक्शन होगी वो सारी किसमें आएगी, फर्स्ट ऑर्डर में। सेकंड, सेकंड होगा अपने लिए H2O2 डिकम्पोजिशन। ठीक है, थर्ड SN1 रिएक्शन। ठीक है, ये सब किस में आएंगे, एग्जाम्पल में। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे। अब अपन बात करते हैं इसके K की। तो K की वैल्यू क्या होती है, 2.303 अपॉन T लॉग R0 अपॉन R। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, K की, है ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के
के की वैल्यू आ गई। टी आप कितना होता है, इसका टी आप होता है 0.693 अपॉन के। ये इसका हो गया फर्स्ट ऑर्डर का टी आर, तो ये होगी फर्स्ट ऑर्डर। अब अपन बात करते हैं यूनिट की, ठीक है। 6 नंबर टॉपिक है यूनिट्स ऑफ के। यूनिट ऑफ के वो क्या होती है? तो पहले तो अपन को पता है कि रेट जो है वो के और किसी की कंसंट्रेशन, मान लो ए से क्या बन रहा है बी, तो मान लो यहाँ पर ए की कंसंट्रेशन है, उसी से चेंज हो रहा है, और यहाँ पर कुछ आ गया एक्स, और एक्स मेरे लिए क्या है, ऑर्डर है, और इस ऑर्डर को मैं क्या लिखता हूँ, एन। तो मेरे लिए, और मेरे को पता है रेट का जो होता है वो क्या होता है, कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन, डेल्टा कंसंट्रेशन अपॉन टाइम में चेंज। तो मैं ये कह सकता हूँ कंसंट्रेशन की यूनिट मोल पर लीटर, और टाइम की क्या होती है, सेकंड इनवर्स। तो ये मेरी रेट की क्या आ जाएगी, यूनिट। तो मैं यहाँ सीधा यहाँ पर लिख देता हूँ कंसंट्रेशन अपॉन यहाँ पर क्या आ जाएगा, टाइम। ये किससे आया, ये आया अपनी रेट से, ठीक है। उसके बाद मेरे पास क्या है, के है, और के के साथ क्या है, ए है। ए भी क्या है, कंसंट्रेशन, और एक्स यहाँ पर मेरे लिए क्या है, ऑर्डर, ठीक है। अब इस कंसंट्रेशन को मैं किधर ले जाऊंगा, इधर, क्योंकि मुझे यूनिट किसकी चाहिए, के की। जैसे इधर ले जाऊंगा मेरे लिए क्या मामला आ जाएगा, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इंटू कंसंट्रेशन की पावर एन इक्वल्स टू के। और ये कंसंट्रेशन की पावर एन ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन 1 माइनस एन अपॉन टाइम। अब घूम फिर के इससे निकलेगा, इससे क्या क्या फॉर्मूला निकलेगा, कंसंट्रेशन के लिए अभी अपन ने निकाला मोल पर लीटर इनवर्स है कंसंट्रेशन के लिए, तो कंसंट्रेशन के लिए क्या आ गया, मोल पर लीटर इनवर्स। अब मुझे पता है ब्रैकेट के ऊपर क्या है, 1 माइनस एन, तो 1 माइनस एन लगाया, और टाइम के लिए क्या होता है, सेकंड इनवर्स। टाइम के लिए हो गया सेकंड इनवर्स, ये आ गया। तो ये अपना बेसिक फॉर्मूला है जिससे अपन किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन के की यूनिट को अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, तो फर्स्ट ऑर्डर हो गया, जीरो ऑर्डर हो गया। उसके बाद 7 नंबर पे आता है आर्हेनियस इक्वेशन। अब ये इक्वेशन क्या होती है, ये इक्वेशन होती है कि k इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये होती है आर्हेनियस इक्वेशन। अगर इस पूरी इक्वेशन को ln से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यहाँ से e हट जाएगा, और क्या बन जाएगा, ln k इक्वल्स टू ln नेचुरल लॉग a माइनस ई ए अपॉन आर टी, ठीक है। तो ln से मल्टीप्लिकेशन करने पर ये होता है। अब बात आती है, एक थर्ड है, अगर टेम्परेचर T1 और T2 पर अगर रेट कांस्टेंट K1 एंड K2 हो, तो K1 और K2 के बीच में क्या रिलेशन होगा, तो ln K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R। T की दो वैल्यू है, तो 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ये एक और इक्वेशन, ये तीन इक्वेशन है, 1, 2 और ये 3 इक्वेशन अपन को याद रखनी है, जो कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट देखो 8 नंबर और लास्ट, वो है कॉलिजन थ्योरी, ठीक है। कॉलिजन थ्योरी, अब कॉलिजन थ्योरी क्या होती है, तो कॉलिजन थ्योरी बताती है रेट के बारे में। वो क्या बोलती है, रेट इक्वल्स टू पी, पी क्या है, प्रोबेबिलिटी फैक्टर है, जेड ए बी इंटू ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब यहाँ पर सब आपको पता होना चाहिए कि P क्या चीज है, P है प्रोबेबिलिटी, जेड ए बी यहाँ पर क्या है, A और B के बीच में जो कॉलिजन होती है उसकी फ्रीक्वेंसी, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। ये आपको पता है एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है ये अपन समझेंगे। R क्या है, गैस कांस्टेंट, T है यहाँ पर टेम्परेचर, जो कि हमेशा किसमें होगा, केल्विन के अंदर। अब देखो प्रोबेबिलिटी में मोस्टली क्या होता है, ओरिएंटेशन। क्या होता है, ओरिएंटेशन, मतलब इस तरह से रिएक्ट करें कि उनका ओरिएंटेशन इस तरह से हो कि रिएक्शन हो जाए। जैसे एक
बी की तरफ जा रहा हो और बी ए की तरफ जा रहा हो तो इन दोनों में कॉलिजन होने की प्रोबेबिलिटी अच्छी होगी, रिएक्शन होने की प्रोबेबिलिटी भी अच्छी होगी। कॉलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है कि कॉलिजन फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ कॉलिजन इन अ सेकेंड, पर सेकेंड होने वाली कॉलिजन के नंबर, ठीक है। अब 9th नंबर का जो टॉपिक है, 9th नंबर का जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे है ना, वो है कैटलिस्ट। क्या है? कैटलिस्ट। अब ये कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है रिएक्शन में, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को, रिएक्शन की रेट को क्या करता है? अल्टर करता है, मतलब चेंज करता है। जनरली जो है वो ये रिएक्शन को क्या करता है? इंक्रीज करता है, मतलब पॉजिटिव करता है। लेकिन ये सब्सटेंस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, नहीं करता है, ठीक है। रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। अगर रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो एक चीज क्लियर रहेगी कि बिफोर एंड आफ्टर, रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद में कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज आफ्टर एंड बिफोर द रिएक्शन। अब नो चेंज का मतलब क्या है? कंसंट्रेशन में इसके कोई चेंज नहीं होगा रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद में, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट, है ना। वो बाद में भी वैसा ही रहता है, उससे पहले भी वैसा ही रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल C2, अगर अपने पास H4 है जिसको अपन क्या बोलते हैं? एल्कीन, है ना। अगर प्लेटिनम की प्रेजेंस में इससे हाइड्रोजन अटैच हो तो ये क्या बन जाएगा? C2H6, और ये प्लेटिनम एज इट इज रहेगा और ये क्या बन जाएगा? एल्केन। तो ये कैटलिस्ट का काम करता है प्लेटिनम। मोस्टली मेटल्स होती है वो एज अ कैटलिस्ट का काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब ये कैसे काम करता है, कैटलिस्ट का फंक्शन कैसा है। तो देखो, एक ये मैं बना रहा हूँ ग्राफ, ठीक है। इस ग्राफ में इधर तो क्या है? रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। क्या है? रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। और इधर अपना क्या है? इधर है एनर्जी, ई लिखता हूँ मैं। अब मान लो यहाँ पर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं और यहाँ पर क्या है? प्रोडक्ट, ठीक है। अब रिएक्टेंट की मान लीजिए एनर्जी है 10, तो प्रोडक्ट की एनर्जी यहाँ पर अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए, है ना, एज्यूम 5, यहाँ पर बनेगा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो रिएक्टेंट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बीच में जो एनर्जी गैप है उसी को अपन क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। ये जो है वो क्या है? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और रिएक्टेंट के बीच का एनर्जी गैप। तो अगर इतनी एनर्जी मिल जाए किसी को भी, किसी रिएक्टेंट को, वो फिर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में बनेगा। और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी सबसे हाई होती है और ये एनर्जी हाई होने से इसकी स्टेबिलिटी कम होती है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? जल्दी से प्रोडक्ट के अंदर हो जाता है। अब ये तो कंडीशन तब है जब क्या नहीं है? कैटलिस्ट नहीं है। लेकिन जैसे ही कैटलिस्ट आप इसके अंदर डालते हो तो क्या होता है? रिएक्टेंट जो है वो शॉर्ट टेस्ट पाथवे लेता है, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है? कम। और एक्टिवेशन एनर्जी को अगर ये कम कर देगा, ये देखो एक्टिवेशन एनर्जी कितनी हो गई? इतनी। तो अगर इसको EA1 बोलूं और इसको EA2 बोलूं तो मुझे पता है EA2 जो है वो स्मॉल है किससे? EA1 से। तो EA1 से स्मॉल है तो क्या EA2 स्मॉल है तो क्या होगा? जल्दी से ये रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक शॉर्टेड पाथवे लेकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोडक्ट में। इसलिए जो है ये अगर कम हो जाएगी किसकी वजह से? कैटलिस्ट की वजह से। तो बताओ रिएक्शन फास्ट होगी या धीमे होगी? तो इससे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? फास्ट। क्लियर है? तो ये अपना पूरे चैप्टर का एक सिंपल व्यू है।